हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे टैली प्राइम में। आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट की कुछ अलग एंट्रीज बताऊंगा, जिससे कि आप जो भी अपनी एंट्रीज हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आप उस एंट्रीज को टैली प्राइम के अंदर बहुत ही ईजी वे में कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स मैं क्लियर करना चाहता हूं उन लोगों का जो लोग अभी नए हैं, मतलब जिन लोगों ने अभी शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम पैसा लगाना स्टार्ट किया है, या जो लोग बिगिनर्स हैं, टैली सीख रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो उन लोगों के कुछ बेसिक्स मैं क्लियर कर दूं, तब फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको ईजिली मेरी सारी बातें समझ आएंगी। तो कुछ समय मैं लूँगा आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग काम नहीं करते उनके लिए मैं बता रहा हूँ, या जिन लोगों ने अभी नया नया काम स्टार्ट किया है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। आपने अगर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया है, किसी भी ब्रोकर के थ्रू किया हो या बैंक के थ्रू किया हो, अगर आपने ओपन कर लिया है तो आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? आप सबसे पहले वहाँ जाकर किसी भी स्टॉक को बाय करेंगे, ठीक है। तो बाय करने के टाइम पर अगर आपने चेक किया हो तो आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है डिलीवरी का, दूसरा आता है इंट्राडे का। जब भी आप किसी स्टॉक्स को चूज करके उसे बाय करने जाते हैं तो वहाँ ऊपर में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, इंट्राडे और डिलीवरी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंट्राडे की। अगर मानकर चलिए आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं और बाय करते वक्त अगर आपने इंट्राडे ऑप्शन को चूज कर लिया है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में मानकर चलिए आज की डेट में आपने किसी स्टॉक को बाय किया, तो अब आपके पास उस स्टॉक को सेल करने का आज ही का पीरियड है, यानी आज ही आप उस स्टॉक को बाय करके आज ही सेल करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, यानी आपने खुद से उसे सेल नहीं किया सेम डे जिस डेट को आपने बाय किया है, तो क्या होगा? जो आपका ब्रोकर है वो जैसे ही मार्केट क्लोज होने का टाइम आता है 3:15 या 3:30, उस टाइम पर ऑटोमेटिक आपके जो स्टॉक को है वो सेल कर देगा। अब चाहे आपको लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, वो उस टाइम पर सेल कर देगा। अगर आपने किसी भी स्टॉक को इंट्राडे ऑप्शन चूज करते हुए बाय किया है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद उसे सेल कर दें अगर आपको प्रॉफिट दिखे, या मानकर चलिए लॉस भी दिख रहा है और आपको लग रहा है कि अब लॉस बढ़ सकता है तो आप खुद से उसे सेल कर दें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या करेगा आपका ब्रोकर? वो खुद से उसे सेल कर देगा जैसे ही मार्केट के क्लोजिंग टाइम के पास आप पहुंचेंगे, ठीक है। वो खुद से सेल कर देगा। यानी इंट्राडे का मतलब आपको समझ में आया, एक ही दिन में बाय, एक ही दिन में सेल। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते वक्त डिलीवरी का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि आज की डेट में आपने बाय किया और 2-4 दिन के अंदर आप उसे सेल कर रहे हैं, कुछ महीनों के अंदर उसे सेल कर रहे हैं, या आज आपने बाय किया कल की डेट में आप उसे सेल कर रहे हैं, तो इसे इंट्राडे नहीं कहा जाता है। यानी आपने डिलीवरी का ऑप्शन चूज करते हुए किसी स्टॉक को बाय किया और आज बाय किया और आप कल बेच रहे हैं, या कल के बाद आप कभी भी बेच रहे हैं, तो उसे इंट्राडे नहीं कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपने किसी स्टॉक को डिलीवरी में बाय किया और आज ही आपने खुद से बेच दिया, ठीक है। आज ही बाय किया और आज ही आपने बेच दिया किसे? जिस स्टॉक को आपने डिलीवरी चूज करते हुए बाय किया था, तो भी इसे इंट्राडे ही माना जाएगा। अगर आप सेम डे में किसी स्टॉक को बाय परचेज कर सेल कर देते हैं तो उसे इंट्राडे ही माना जाता है, चाहे आपने ऑप्शन इंट्राडे का चूज किया हो या डिलीवरी का चूज किया हो। बस अंतर फ्रेंड्स इतना होता है कि अगर आपने किसी स्टॉक को डिलीवरी में बाय किया है तो अब आपके पास पावर है उसे सेल करने की या नहीं सेल करने की। आपको अगर दिखता है, मानकर चलिए आपने सुबह में कोई स्टॉक बाय किया 10 क्वांटिटी में फॉर एग्जांपल, और आपने 100 रुपये के रेट में बाय किया डिलीवरी ऑप्शन चूज करते हुए, ठीक है। मार्केट क्लोज होने तक आपको वो शेयर मतलब उसका जो रेट है वो 150 हो गया पर शेयर का। तो यानी अगर आपने 10 क्वांटिटी बाय की है तो आपको 500 का फ़ायदा हो रहा है। तो अब आपके हाथ में है, अगर आप उस फायदे को बुक करना चाहते हैं, यानी उस प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं, तो आप आज के आज ही उसे सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रोकर के पास पावर नहीं है कि वो आज आपके स्टॉक को सेल कर सकता है, क्योंकि आपने उसे डिलीवरी में बाय किया है। आपके पास पावर है कि आप सेम डे उसे बाय करके सेल कर सकते हैं। बस अंतर ये होता है, डिलीवरी में क्या अंतर होता है कि अगर आपने आज शेयर परचेज किया और आज ही आप बेचना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, ब्रोकर इसमें कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेम डे सेल कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? इंट्राडे ट्रांजैक्शन कहलाएगी, ठीक है। और इंट्राडे अगर आपने चूज करके बाय किया है तो उस केस में तो वो इंट्राडे है ही।
लेकिन वहां पर ब्रोकर के पास भी पावर आ जाती है कि वो भी आपके स्टॉक को सेम डे सेल कर सकता है। ठीक है, आपको इतना अंतर समझ में आ गया? तो सबसे पहले अब आप समझिए, इंट्राडे का मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर इनकम टैक्स का रूल क्या कहता है। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी की है, यानी सेम डे परचेज करके सेम डे सेल किया है, तो वो इंट्राडे ट्रांजैक्शंस होगी। तो इनकम टैक्स के हिसाब से ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है, ठीक है, सट्टाबाजी। ठीक है, तो ये एक स्पेशल बिजनेस है इनकम टैक्स के हिसाब से। लेकिन जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर जो भी स्लैब में आप आते हैं, जिस भी स्लैब में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्स लगता है। जैसे मानकर चलिए आपने न्यू रेजिम ली है, तो उसके हिसाब से आप जिस भी स्लैब के अंदर हो, यानी 5%, 10%, जिस भी रेट के अंदर हो, वो टैक्स लगेगा आपके इनकम के हिसाब से और आपके बिजनेस के हिसाब से ये डिसाइड होता है। ठीक है, और अगर आप ओल्ड रेजिम में हैं तो वहाँ पर जिस भी स्लैब में हो उस हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगेगा, यानी इसके ऊपर स्लैब एप्लीकेबल होता है। लेकिन इसे जब इनकम टैक्स की रिटर्न में फिल किया जाता है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक कॉलम होता है जहां पर जाके इसे डाला जाता है, क्योंकि ये सट्टाबाजी है। ठीक है, और इसकी जो टर्नओवर है वो कैसे निकलती है, मैंने ऐसे प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज़ें बता रखी है, फिर भी मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। साथ में मैं इनकम टैक्स को इसलिए लेकर चला हूँ ताकि आपको लॉ की भी जानकारी हो। देखिए, इसका जो टर्नओवर है वो कैसे निकाला जाता है। इसमें जो आपने सेल वैल्यू है और परचेज वैल्यू है, इसे टर्नओवर में काउंट नहीं करना है। इंट्राडे के केस में क्या होता है, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया या जो भी आपने लॉस कमाया, ठीक है, पूरे साल के अंदर जो भी आपको लॉस हुआ या जो भी आपका प्रॉफिट हुआ, दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे ही आप दोनों को जोड़ेंगे ये आपका टर्नओवर हो जाएगा। एब्सोल्यूट टर्नओवर इसे बोलते हैं कि जैसे ही आपने जो भी प्रॉफिट हुई पूरे साल में, आपको जितनी बार जो भी प्रॉफिट हुई सारी एक बार जोड़ दीजिए, और जितना लॉस हुआ उसे जोड़ दीजिए और दोनों को टोटल कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, आपका टर्नओवर आ जाएगा। और जो आपका इसमें प्रॉफिट है वो क्या कहलाएगा, जो सिर्फ प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन है सिर्फ वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। मानकर चलिए सपोज कीजिए एक बार आपको 50 रुपये का लॉस हुआ, एक बार 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, टर्नओवर क्या होगा, 150 रुपया होगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपकी जो प्रॉफिट है वो क्या होगी, 100 रुपया, क्योंकि आपको 100 रुपये की सिर्फ प्रॉफिट हुई है, 50 रुपये का तो लॉस हुआ है। ठीक है, टर्नओवर हो गया 150, प्रॉफिट हो गई 100 रुपया। तो इस हिसाब से इसकी टर्नओवर और प्रॉफिट निकलती है। और मैंने ये भी बता दिया कि इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको मतलब जो है स्लैब रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और इस केस में रिटर्न कौन सी फाइल करनी है, इस केस में जो रिटर्न फाइल होगी वो ITR 3 फाइल होगी। सॉरी, रिटर्न मैं बोल रहा हूँ फॉर्म। ITR 3 में आप अपना जो भी है चीज़ें डाल सकते हैं अगर आप इंट्राडे करते हैं तो। ठीक है, ये बात आपके लिए क्लियर हो गई। अब आइए डिलीवरी की बात क्लियर करते हैं। मान कर चलिए आपने किसी स्टॉक को बाय किया डिलीवरी में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने उसे सेम डे बेच दिया तब तो वो इंट्राडे हो जाएगा, लेकिन आपने अगर एक दिन रुक कर उसे बेचा तो यहाँ पर कंडीशंस होती है। अगर आपने जिस दिन बाय किया उसके दूसरे दिन बेचा तो वहाँ पर जो आप उससे प्रॉफिट अर्न करेंगे या लॉस अर्न करेंगे, जो भी होगा, ये होगा STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉस का मतलब अगर आपका लॉस हुआ तो आपका लॉस होगा, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो वो गेन होगा। ठीक है, यानी जिस डेट को आपने किसी शेयर को बाय किया है डिलीवरी में, अगर आप वहां से उस डेट से काउंट करते हैं 12 महीने के अंदर अगर आपने उसे बेच दिया, यानी जिस डेट को आपने बाय किया वहां से लेकर 12 महीने के अंदर आपने उस स्टॉक को बेच दिया, तो इस केस में क्या है कि उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहलाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो आपका स्लैब है ये स्पेशल हो गया। तो इसमें क्या है कि 20% इस साल से 2024 से जब भी आप इसकी रिटर्न फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर आपकी 25-26 में, तो वहाँ पर क्या है कि 20% इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, टैक्स रेट इनकम टैक्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि अगर आप ओल्ड रेजिम में हैं तो वहाँ पर आपको क्या 87A का बेनिफिट मिलेगा, यानी वहाँ पर अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है या LIC वगैरह आपने करा रखी, ATC वगैरह ले रहे हैं तो आप 6.5 लाख तक भी मान सकते हैं, तो वहाँ तक आपको 1 रुपये का टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर 87A का रिबेट मिल जाएगा आपको ओल्ड रेजिम में। ठीक है, लेकिन अगर आप न्यू रेजिम में हैं तो जैसे ही 3 लाख से एक्सीड होगी आपकी इनकम, चाहे शेयर मार्केट की हो या कहीं और से भी आप इनकम अर्न करें, सबको मिलाकर 3 लाख से जैसे एक्सीड होगी तो जो रेस्ट अमाउंट बचेगा 3 लाख से ऊपर का अमाउंट, उसके ऊपर आपको 20% का रेट लगेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट, अगर आपने आज डिलीवरी में कोई स्टॉक बाय किया, ठीक है, और उससे 12 महीनों के बाद बेचा,
तो वहां पर होने वाला लॉस या जो गेन है वो कहलाता है LTCG, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, 12 महीनों के बाद की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पर समझ लीजिएगा कि यहां पर क्या होता है, इस केस में आपका क्या होता है कि जो मान लीजिए आपने अर्निंग की, लॉस होगा तो फिर उसे आप रिटर्न में दिखाकर 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अगर आपको उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, अगले साल आप प्रॉफिट से उसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होती है, अभी मैं फिलहाल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, लॉस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। तो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं और आपने 12 महीनों के बाद बेचा है तो ये क्या होगा, LTCG होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो अगर 2024 में जो बजट आया उसके हिसाब से आपके ऊपर 12.5% का टैक्स रेट लगेगा। आप जिस भी स्लैब में हो उससे मतलब नहीं है, 12.5% नेट लगेगा प्लस 4% सेस लगेगा। STCG के केस में भी 20% प्लस 4% सेस लगेगा, और जितनी ज़्यादा इनकम होगी तो फिर सरचार्ज वगैरह भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। और LTCG के केस में क्या है कि अगर आपने 1.25 लाख रुपए तक कमाया है पूरे साल में, ठीक है, 1.25 लाख यानी 1,25,000 तक कमाया है, तो उसके ऊपर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर की जो कमाई होगी, 1,25,000 से ऊपर की जो कमाई होगी उसके ऊपर 12.5% आपको टैक्स लगेगा इनकम टैक्स में। तो ये आपका बेसिक क्लियर हुआ होगा। और इस केस में जो आपको रिटर्न फाइल करनी होती है, नॉर्मली लोग ITR 3 फाइल करते हैं, लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, आपकी सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है और आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये 3 इनकम है, तो इस केस में आप ITR 2 भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंट्राडे है, ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर आप कमाते हैं और फॉरेक्स से फ्यूचर से आप कमाते हैं, इंटरेस्ट से कमाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, सैलरी भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, इनमें से कुछ भी है या सारी चीज़ें हैं, तो आप ITR 3 फाइल करेंगे। ठीक है, या तो आपकी इंट्राडे बिजनेस हो, मानकर चलिए इंट्राडे से आप कमा रहे हैं और साथ में आप STCG और LTCG कमा रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में आपके ITR 3 ही फाइल होगी। यानी बिजनेस से अगर इनकम आपके पास आ गई, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, क्योंकि इंट्राडे को क्या माना जाता है, बिजनेस माना जाता है, भले वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस है तो बिजनेस, तो इस केस में ITR 3 फाइल होगी। सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी इंटरेस्ट से इनकम है और साथ में STCG और LTCG से इनकम है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप ITR 3 में जाएंगे। तो आपको नॉर्मली मानकर चलना है आप ITR 3 में ही जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक क्लियर हुआ होगा कि ये क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है और डिलीवरी क्या होता है। एक यहाँ पर मैं और चीज़ क्लियर कर दूं, मानकर चलिए सपोज कीजिए आपने कोई स्टॉक 100 पीस परचेज किया है 100 क्वांटिटी में, ठीक है, वो आपने कल की डेट में परचेज किया है और आज आपको दिखा कि वही स्टॉक डाउन चल रहा है, यानी कल आपने 2000 पर शेयर के हिसाब से उसे परचेज किया, आज वही स्टॉक आपको दिख रहा है 1700 में। ठीक है, तो आज भी आपने 50 पीस बाय कर लिया। ठीक है, अब जैसे बाय किया तुरंत वो स्टॉक 1900 का हो गया, यानी जो आपने कल बाय किया था 2000 वहां तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन आज आपने 1700 में बाय किया और थोड़ी देर बाद वो 1900 का हो गया और आपने 50 क्वांटिटी बाय किया, तो यानी 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको फायदा हो रहा है। 50 है तो आपको जितना फायदा होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, अब बात को समझिएगा, यहां पर क्या होगा कि अगर आपने आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, इस केस में जो आपका 50 पीस आपने आज बाय किया है वही सेल कहलाएगा। आपके पास 100 पीस था, प्रीवियसली 100 पीस था, वो नहीं सेल होगा। आज जो आपने बाय किया और वो अगर आपने आज ही सेल कर दिया, 85 पीस सेल किया, तो वो क्या माना जाएगा, उतने को माना जाएगा कि ये आपने इंट्राडे ट्रांजैक्शन किया, भले आपने उसे डिलीवरी में परचेज किया हो, उससे मतलब नहीं है। मानकर चलिए मेरे पास 100 पीस पहले का था और मैंने आज 50 पीस बाय किया, तो नियम क्या कहता है कि पहले पीछे का जो मेरा बाय है वो सेल होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर अगर आपने आज 50 पीस बाय किया और आज ही आपने 50 पीस सेल कर दिया, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि ये इंट्राडे ट्रांजैक्शन है और जो आपने 1700 में खरीदा और 1900 में बेचा, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपकी प्रॉफिट होगी, क्वांटिटी के हिसाब से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, लेकिन अगर आपने मानकर चलिए सपोज कीजिए आपका एवरेज रेट आ गया, सपोज कीजिए जो प्रीवियस आपने खरीदा था कल की डेट में 100 पीस और आज की डेट में आपने 50 पीस, तो अंतर तो था रेट के अंदर, एक था 2000 एक था 1700 और उसका एवरेज रेट आ गया मान लीजिए 1850 फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, और आपने पूरा ही आज बेच दिया, तो 100 पीस तो माना जाएगा आपने डिलीवरी में सेल किया है और 50 पीस माना जाएगा आपने इंट्राडे में सेल किया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जैसे ही आपने आज बाय किया 50 पीस और फिर आपने आज सेल नहीं किया, नेक्स्ट डे सेल किया, तो फिर वो आपका डिलीवरी यानी STCG में काउंट होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स, जो लोग ऑप्शंस या फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते हैं, तो वहाँ से होने वाली जो भी इनकम है उसके ऊपर भी स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है। उस पर कोई स्पेशल रेट एप्लीकेबल नहीं होता है। जिस भी स्लैब में आप होंगे वो रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जिस भी रेजिम में होंगे उस हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगेगा, और उससे इनकम टैक्स के हिसाब से नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे आपने कोई दुकान खोली और वहाँ पर जो भी आप आइटम बेचते हैं, जस्ट लाइक अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो उसे भी नॉर्मल बिजनेस मानता है इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी बातें आपके लिए क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ऑडिट की। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो मैं आगे बताऊंगा उसमें ये सारी चीज़ें मैं मतलब क्लियर भी करता जाऊंगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा आपका बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ जिन लोगों को आइडिया नहीं है इसके बारे में। देखिए, अब यहाँ बात को समझिएगा। मानकर चलिए आप इंट्राडे भी कर रहे हैं, ऑप्शंस भी कर रहे हैं, यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस भी कर रहे हैं, और आप डिलीवरी में शेयर परचेज करते हैं और सेल करते हैं। कभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, या कभी लॉस भी होता है, जो भी है ये सारे काम आप करते हैं। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ यही करते हैं और साथ में आपको बैंक से इंटरेस्ट इनकम आती है, सिर्फ आप यही काम करते हैं। तो इस केस में क्या है कि जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही है ये सारी डिजिटल हो रही है, कोई कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। तो इस केस में जो आपकी टर्नओवर की लिमिट होगी, जहां तक आपको ऑडिट नहीं कराना है, वो 10 करोड़ होगी। 10 करोड़ तक की अगर आपकी टर्नओवर है तो वहां तक आपको कोई ऑडिट नहीं कराना है, आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड करती है 10 करोड़ से ज़्यादा, फिर आप डिजिटली करें, कैश करें, उससे कोई मतलब नहीं, आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, पहली बात। लेकिन इस केस में आपकी जो रिटर्न है वो कौन सी फाइल होगी? ITR 3 फाइल होगी। ठीक है, अब यहां पर लेकिन एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस केस में आप फिर सेक्शन 44 AD यानी प्रिजम्पटिव जो स्कीम है वो नहीं लेंगे। आप नॉर्मली अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसमें ना तो कोई ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सारी चीज़ें तो ब्रोकर आपको कंप्लीट करके खुद ही देता है। ठीक है, आपने ज़्यादा टैली में अपना अकाउंट्स रख लिया समझने के लिए या याद के लिए कि ब्रोकर कुछ गलत तो नहीं कर रहा है या कुछ वहाँ से कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा तो रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी डिजिटली रिकॉर्ड हो रही हैं और वहाँ से सारी स्टेटमेंट आ रही है। तो इस केस में आप जो ITR 3 फाइल करेंगे वो नॉर्मली फाइल करेंगे। अगर आप नॉर्मली फाइल करते हैं और आपकी सिर्फ यहीं से बिजनेस है और यहीं से इनकम है और कोई इनकम नहीं है, तो यहाँ पर क्योंकि आपकी सारी जो ट्रांजेक्शन है वो डिजिटली हो रही है, तो आपके केस में आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है वो 10 करोड़ होगी। वहां तक आपको ऑडिट कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड केस, मानकर चलिए आपकी इससे तो इनकम है ही, साथ में आप कोई बिजनेस करते हैं। ठीक है, कुछ भी बेच रहे हैं दुकान खोलकर, वो भी काम कर रहे हैं। तो अब इस केस में अगर आप ITR 3 फाइल करते हैं, नॉर्मल जो है ITR 3 का फॉर्म जो नॉर्मल है, जिसमें आप सेक्शन 44 AD यानी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं लेते हैं, जो एक नो बुक्स अकाउंट्स का जो केस का एक वहाँ पर कॉलम रहता है उसको भी नहीं चूज करते हैं, सिर्फ नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके की रिटर्न फाइल करते हैं तो इस केस में आपकी टर्नओवर की लिमिट क्या होगी? नॉर्मली इस केस में 1 करोड़ की टर्नओवर होती है। 1 करोड़ की टर्नओवर एक्सीड होने के बाद आपको क्या करना है? ऑडिट कराना पड़ेगा। और मैंने आपको बता दिया कि टर्नओवर कैसे निकलेगी। डिलीवरी के केस में जो टर्नओवर है वो जो सेल की जो वैल्यू आती है टोटल, मानकर चलिए आपने 100 रुपये में कोई स्टॉक परचेज किया 100 क्वांटिटी में, तो 10,000 हुआ, ये तो परचेज हो गया। आपने वही स्टॉक 120 की रेट में 100 पीस बेचा, तो यानी 12,000 हो गया। तो ये जो 12,000 रुपये है ये टर्नओवर में काउंट होगा। इसी तरीके से जो भी आप सेल करते जाएंगे तो जो सेल की वैल्यू होगी उसे टोटल कर लेना है पूरे साल में, और ये तो आपको ब्रोकर देता भी होगा स्टेटमेंट। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो सेल की वैल्यू है ये आपकी टर्नओवर कहलाएगी, तो ये भी काउंट होगी। और बिजनेस की जो टर्नओवर है यानी सेल विदाउट GST वो भी आपकी टर्नओवर है, तो ये सारी चीज़ें आपकी टर्नओवर में काउंट होगी। तो अगर आप नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं ITR 3 की, याद रखिएगा, और आपका इन सब के अलावा कोई बिजनेस से भी इनकम है, जो आपका गारमेंट्स का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो यहाँ पर जो आपकी टर्नओवर की लिमिट है वो क्या है? 1 करोड़। 1 करोड़ से एक्सीड करने पर क्या करवाना होगा आपको? ऑडिट, मैंडेटरी है वो ऑडिट। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी भी 10 करोड़ की मतलब वो लिमिट हो सकती है टर्नओवर की, बट कंडीशन है कि अगर मानकर चलिए जो भी आपकी टर्नओवर है सारे बिजनेस को मिलाकर जो भी आपकी टर्नओवर है, अगर आप उसका 95% डिजिटली मतलब ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे वो रिसीट का हो या पेमेंट का हो। मानकर चलिए आप जो दुकान में सेल करते हैं उसके बदले में जो भी आपको पैसा आता है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है, यानी फ़ोन पे, UPI,
चेक वगैरह इसके थ्रू आता है, कैश आप बहुत कम लेते हैं, तो इस केस में फिर आपकी जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ ही मानी जाएगी, फिर 1 करोड़ नहीं मानी जाएगी, 10 करोड़ मानी जाएगी। यानी टोटल टर्नओवर का 95% अगर डिजिटली है तो इस केस में क्या है, आपकी टर्नओवर 10 करोड़ मानी जाएगी। और इसी तरीके से पेमेंट भी, जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप एक्सपेंसेस करते हैं वो भी अगर जो आपकी टर्नओवर है उसका 95% डिजिटली आप कर रहे हैं, यानी बैंक वगैरह के थ्रू कर रहे हैं, यूपीआई वगैरह के थ्रू कर रहे हैं, तो आपकी जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ मानी जाएगी। लेकिन अगर आप 95% नहीं कर पा रहे हैं उस केस में आपकी टर्नओवर 1 करोड़ मानी जाएगी। ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग अपनी रिटर्न ITR 3 फाइल करते हैं, नॉर्मल फाइल करते हैं, और जिनका इन सारे चीज़ों के अलावा यानी शेयर मार्केट के अलावा बिजनेस वगैरह से भी इनकम है। तो आपको समझ में आ गया दोनों केस। तीसरा केस क्या है कि मानकर चलिए आप बिजनेस से भी कमाते हैं और साथ में आप ये इंट्राडे वगैरह भी करते हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, या सारी चीज़ें हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में क्या है कि आप सेक्शन 44 AD ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेक्शन 44 AD में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट आप ले रहे हैं, तो नॉर्मली इसके लिए ITR 4 फाइल होती है। लेकिन क्योंकि आपकी इंट्राडे या मान लीजिए STCG या LTCG से इनकम हो रही है, तो यहाँ पर ITR 4 नहीं फाइल कर पाएंगे, आप ITR 3 को चूज़ करेंगे। वहाँ पर भी ऑप्शन होता है कि आप सेक्शन 44 AD चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप सेक्शन 44 AD लेते हुए अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की मतलब आपके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इस केस में क्या है कि आपकी जो टर्नओवर लिमिट है वो है 2 करोड़ नॉर्मली। अब यहाँ पर आप डिजिटली करें, कैश करें, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर सेक्शन 44 AD लेते हैं और आपकी बिजनेस से भी इनकम है, आपकी शेयर मार्केट से भी इनकम है, और आप कैश डिजिटल कुछ भी करते हैं, तो 2 करोड़ तक आपकी जो है वो टर्नओवर लिमिट है। वहाँ तक आपको मतलब आप सेक्शन 44 AD में रह सकते हैं, आपको ऑडिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मानकर चलिए यहाँ पर भी आप सेक्शन 44 AD ले रहे हैं और यहाँ पर भी आप जो आपकी टर्नओवर है उसका 95% अगर आप डिजिटली कर रहे हैं, चाहे वो पेमेंट हो या रिसीट हो, ठीक है, 95% आप डिजिटली कर रहे हैं, कैश सिर्फ 5% है, तो आपकी सेक्शन 44 AD में भी जो टर्नओवर है वो 3 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली 2 करोड़ रहेगी चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन अगर 95% डिजिटली हो रही है पेमेंट या रिसीट, तो आपकी टर्नओवर 3 करोड़ काउंट की जाएगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा की अगर आपकी टर्नओवर हो रही है तो आप सेक्शन 44 AD से बाहर हो जाएंगे। फिर आपको आना होगा नॉर्मल रिटर्न में, यानी ITR 3 ही फाइल करेंगे, लेकिन नॉर्मली फाइल करेंगे, आपके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर आपको टर्नओवर निकालनी है, तो आपको देखना होगा कि अगर आपकी जो मतलब सेल है या जो रिसीट है या जो पेमेंट है, रिसीट या पेमेंट जो है, सेल के अगेंस्ट में जो रिसीट है और जो पेमेंट है बिजनेस के अगेंस्ट में, ये सारी अगर 95% के अंदर है, 95% तक डिजिटली है, अंदर बोल रहा हूँ, 95% तक डिजिटली है, तो इस केस में टर्नओवर 10 करोड़ होगी, नहीं है तो 1 करोड़ होगी, फिर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मुझे किस फॉर्म को चूज़ करना है इनकम टैक्स में, और किस हिसाब से मुझे टर्नओवर कैलकुलेट करनी है, या कौन सा टैक्स रेट मेरे ऊपर लगेगा, और किस मतलब ट्रांजैक्शन पर कौन सी इनकम कहलाएगी, STCG होगी, LTCG होगी, इंट्राडे होगी, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको जब टैली में ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एंट्रीज पास करनी है, और ये जो नई तरह की एंट्री है ये जब मैं समझाऊंगा तो इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जो प्रीवियसली मैंने बताई है वीडियो के अंदर एंट्रीज वगैरह, वो सब भी ठीक है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है एंट्रीज, थोड़ा सा उन्हें डिफ़िकल्ट लग सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैं आपको एंट्रीज बताऊँगा, अगर आप टैली की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है आपके पास, तो आपको ये सारी एंट्रीज वैसे ही लगेंगी जैसे आप अपने बिजनेस के लिए स्टॉक्स को बाय या सेल करते हैं। उस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से ये एंट्रीज पास कर सकते हैं टैली के अंदर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें और क्लियर कर दूं आप लोगों को। जैसे देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि जब आप स्टॉक को बाय करते हैं तो एक ऑप्शन होता है आपके सामने डिलीवरी का, ठीक है, और अगर आप 1 दिन से ज़्यादा उसे होल्ड कर लेते हैं उस स्टॉक को, और नेक्स्ट डे या 12 महीने के अंदर कभी भी उसे सेल करते हैं, तो ये STCG कहलाता है, यानी वहाँ से की गई इनकम STCG में काउंट होती है। ठीक है, और 1 साल से ज़्यादा यानी 12 महीनों से ज़्यादा अगर आप किसी स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं तो वहाँ पर जो इनकम होती है उसे हम LTCG कहते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक,
लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग फुल टाइम ट्रेडर होते हैं, यानी कि उनका काम ही होता है सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना और वहां से प्रॉफिट अर्न करना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंट्राडे जो हम करते हैं ये स्पेकुलेटिव बिजनेस होती है, ठीक है, तो इसे तो हम बिजनेस मानते ही हैं। इसके अलावा जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स होते हैं वहां पर भी जो हम काम करते हैं वो नॉर्मल बिजनेस होता है, तो वो भी बिजनेस है। इनकम टैक्स के हिसाब से ये दोनों बिजनेस हैं, ठीक है। लेकिन जो आप डिलीवरी में स्टॉक बाय करते हैं और उसे होल्ड करके रखते हैं, चाहे उससे आपको एसटीसीजी हो या एलटीसीजी हो, तो इस केस में आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप उसे बिजनेस मानेंगे, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, फुल टाइम आपका यही काम है, तो आप उसे बिजनेस भी मान सकते हैं, और चाहें तो उसे कैपिटल गेन का जो हेड है उसके अकॉर्डिंग भी टैक्स उसके ऊपर इम्पोज करवा सकते हैं, यानी उसके ऊपर कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग आप टैक्स दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिएगा, जो भी आपको मानना हो वो आप एक बार में फिक्स कर लें। अगर आपको उसे बिजनेस मानना है तो हमेशा बिजनेस मानना होगा, अगर आपको उसे कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग टैक्स देना है उसकी इनकम पर, तो आपको वो मानना होगा और हमेशा उसी के हिसाब से चलना होगा। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आपके पास 2 डीमेट अकाउंट है तो एक में आप बिजनेस मान सकते हैं, एक में आप कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग टैक्स दे सकते हैं। तो इसके बारे में मैं अभी क्लियरली आपको तो नहीं बता सकता कि ये कितनी % सही बात है, लेकिन कई लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि आप इसे बिजनेस भी दिखा सकते हैं और चाहें तो कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग भी टैक्स दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप उसे बिजनेस दिखाते हैं तो आपको क्या फायदा होगा। अगर मानकर चलिए आपका काम ही है फुल टाइम यही करना, या मानकर चलिए आप पार्ट टाइम भी करते हैं लेकिन यहां से बहुत अच्छी इनकम जनरेट करते हैं, तो इस केस में क्या है कि आप चाहते हैं जो भी इससे रिलेटेड मेरे एक्सपेंस होते हैं उसे मैं क्लेम कर सकूं, तो फिर इसे बिजनेस में दिखाने में ही फायदा है। चाहे आपने इसके लिए कोई स्टाफ रखा हो, या कोई सॉफ्टवेयर परचेज करके रखा हो, या कोई ऑफिस लेकर रखा हो जहां पर आपने पूरा सेटअप तैयार किया हो, वहां का जो रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये जितने भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं इस चीज को करने के लिए और यहां से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इन सारे एक्सपेंसेस को आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप इसे बिजनेस की तरह दिखाते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे दिखाते हैं कि यहां से जो इनकम जनरेट हुई है ये कैपिटल गेन है, तो इस केस में ये सारे जो एक्सपेंसेस है आप वो माइनस नहीं कर सकते हैं। बल्कि यहां तक मैं बता दूं कि आपका जो ब्रोकर है, कई बार आप देखिएगा एंजल वन के केस में तो ये चीज होता है, बाकियों का पता नहीं, जब आप वहां से पूरे साल की टैक्स की जो P&L है वो निकालेंगे तो वहां नीचे में लिख कर आएगा कि अगर डिस्क्लेमर करके लिखा रहेगा कि अगर आप इसे कैपिटल गेन में दिखाते हैं इस इनकम को, तो आप क्या है कि जो आपको चार्जेस भी लगती है ना सेल के बाय वगैरह पे, एसटीसीजी या ये जो भी चार्जेस होती है एसटीटी वगैरह, तो ये सारी जो चार्जेस है इसमें से इतनी ही चार्जेस आप एज ए डिडक्शन या एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। तो कैपिटल गेन में अगर आप इसे दिखाते हैं तो इस केस में क्या है कि कुछ सेलेक्टेड जो वहां पर एक्सपेंस होता है बाय या सेल के टाइम पर वही आप क्लेम कर सकते हो, बाकी जो रेंट वगैरह ये सारी चीजें जो भी मैंने बताई ये सारी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहां पर आपको जो भी इनकम होगी उसके ऊपर जो परसेंटेज फिक्स है गवर्नमेंट का उतना टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे बिजनेस मानते हैं तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वो आप क्लेम कर सकते हैं। बट जो मैंने पहले भी बताया कि एक बार ही डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा मैं दोनों को ध्यान में रख के बताऊंगा, अगर आप इसे बिजनेस मानते हैं तो भी क्या करना है, और अगर आप इसे कैपिटल गेन की तरह ट्रीट करते हैं तो भी आपको क्या करना है। एंट्रीज दोनों केस में सेम होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम टैली में सारी चीजें सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि जब भी आप टैली में अगर फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो आपको एक कंपनी क्रिएट करनी होगी इन सारी एंट्रीज को करने के लिए। और अगर आप पहले ही से काम करते, मानकर चलिए आपका कोई बिजनेस इनकम भी है और साथ में आप शेयर मार्केट वगैरह में भी ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप उसी कंपनी के अंदर ये सारी एंट्रीज पास कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा ये समझ लीजिए। आपको गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए क्रिएट में जाना होगा, ठीक है। यहां पर वाउचर टाइप में जाकर वाउचर्स क्रिएट करने होंगे, ठीक है। वो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, इसीलिए मैं आपको अल्टर में जाकर दिखाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। वाउचर टाइप में गया, यहां पर क्या वाउचर क्रिएट करना है सबसे पहले ये देखिए, शेयर मार्केट परचेज, इस नाम से आप वाउचर क्रिएट करेंगे।
आप यहाँ पर नाम कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अंडर रखना है इसे सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में परचेज रखना है, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, इसे यस करना है, और ये जो सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज है इसे भी यस करना है। यहाँ पर आपको एक लेजर बनाना है, चाहे तो आप पहले से लेजर बना के आ सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर भी रहते हुए अल्ट के साथ सी प्रेस करके लेजर बना सकते हैं। अभी हम कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करके चेक करेंगे कि लेजर मैंने कैसे बनाया है। मैं आ गया लेजर की विंडो में। यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये लेजर आपको बनाना है, चाहे आप पहले बनाएं या यहाँ पर आने के बाद बनाएं, ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, परचेज ऑफ शेयर वगैरह कुछ भी नाम डाल सकते हैं। अंडर रखेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है, और नीचे जीएसटी वगैरह नॉट एप्लीकेबल। देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में जो सिखाया वो भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, लेकिन ये तरीका मुझे लगा कि बहुत इजी तरीका है, इससे आप बहुत आसानी से अपनी एंट्रीज पास कर सकते हैं शेयर से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको जो भी बेटर लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उन वीडियोस के लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। यहां पर ये सारी चीजें जैसे आपको दिख रही हैं वैसे ही रहेंगी। नीचे जब आप इस विंडो में आएंगे, यहां पर आपको एक लेजर क्रिएट करना है चार्जेस का, जो भी चार्जेस आपको लगती है परचेज के टाइम पर। आपके केस में अलग अलग भी हो सकती है, क्योंकि ब्रोकर अगर अलग होगा तो चार्जेस कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं। जैसे एंजल वन के केस में क्या होता है कि एसटीटी लगती है, ब्रोकरेज लगती है और अदर चार्ज लगती है, इसी के अंदर सारी चीजें आ जाती है, जीएसटी वगैरह सब कुछ इसी में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपके केस में हो सकता है बायफर्केट करके सारी चीजें हों, जैसे कि सेबी की चार्जेस वगैरह ये सब भी अलग अलग करके हों, तो आप उतनी जितनी भी चार्जेस होंगी उनके लेजर्स बना लेंगे। जैसे अभी मैं आपको ये लेजर दिखाऊंगा, इसी तरीके से सारे लेजर बनेंगे, बस नाम उनका अलग अलग होगा, ठीक है। अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करके यहां भी बना सकते हैं, पहले भी बनाकर आ सकते हैं, और चेक करना हो तो कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करके अंदर जाकर चेक कर सकते हैं कैसे बनाया, ठीक है। एसटीटी चार्जेस @ परचेज, मैंने इस तरीके से लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन परचेज का जो है चार्ज वो आप अलग रखेंगे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जो परचेज पर चार्ज लगती है वो मैं इंक्लूड करूंगा उसकी प्राइस के अंदर, ठीक है, और सेल की अलग रहेगी, ठीक है। इसीलिए दोनों की चार्जेस जो है उनका लेजर अलग अलग बनाएंगे। यहां पर एक ग्रुप बनाएंगे, लेजर का जो ग्रुप है वो बना लेंगे। अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करके बना सकते हैं, और अभी मैं आपको कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करके अंदर जाके दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखिए शेयर चार्जेस @ परचेज, ठीक है, नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं। अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और जो परचेज का ग्रुप बनाएंगे, ये क्योंकि परचेज के लिए ग्रुप बन रहा है, तो यहाँ पर मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस, इसे करेंगे अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी, ठीक है। यहां पर इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यस रहेगा, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको टाइप ऑफ कैलकुलेशन में डालना है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, यानी जो आप चाहें वहां पर आप डाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है, एंट्री के टाइम। और रिमूव इफ जीरो का मतलब होता है कि अगर वैल्यू कुछ नहीं डालते हैं आप तो ऑटोमेटिक जैसे ही एंट्री सेव होगी वहां पर से वो लेजर हट जाएगा एंट्री से, ठीक है। इसी तरीके से अदर चार्जेस का भी सेम सारी चीजें वही होंगी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाई, खाली नाम होगा अदर चार्जेस @ परचेज, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। इसी तरीके से जितने लेजर्स होंगे आपके एक्सपेंस के परचेज के टाइम पे वो लेजर बनाएंगे, और यहाँ पर इसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे और एज यूजर डिफाइंड वैल्यू करके सेव कर देंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, एक वाउचर ये बनेगा और उसमें ये सारी सेटिंग्स होंगी। लेजर आप पहले भी बना सकते हैं और इसके अंदर आने के बाद भी बना सकते हैं। शेयर मार्केट, यहां पर सेल भी लिख सकते हैं, शेयर मार्केट सेल, ताकि ज्यादा क्लियरिटी रहे, ठीक है। हो गया इस तरीके से। अब यहां पर आपको सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में सेल लेना होगा, इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन यस करना होगा, सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज को यस करना होगा। यहां पर आपको फिर वैसे ही लेजर बनाना होगा जैसे परचेज के टाइम बनाया था। यहां पर क्या लेजर बनेगा, शेयर मार्केट सेल अंडर सेल्स अकाउंट, और उसके बाद यहां पर जो नॉर्मल सेल्स अकाउंट का ग्रुप है मैंने वही लिया है। इस केस में मैंने वो सब नहीं किया, क्योंकि इस केस में मुझे कोई भी जो चार्जेस है उसे कॉस्ट में ऐड नहीं करना है, शेयर के कॉस्ट में ऐड नहीं करना है, इसीलिए मैंने नॉर्मली लिया है। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, ये यस रहेगा, और ये नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। बाकी यहां पर जो ये है एसटीटी चार्जेस ऑन सेल, ये भी दिखा देता हूं, नाम ऐसे ही रहेगा एसटीटी चार्जेस ऑन सेल।
यहाँ पर देखिए, ये मैंने क्रिएट किया है शेयर मार्केट चार्जेस एट द रेट सेल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। वहाँ पर जो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस किया था, आप चाहें तो परचेज अकाउंट भी कर सकते थे ग्रुप बनाते वक्त परचेज के टाइम, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कोई अप्रोप्रिएट वगैरह ये सब एक्टिवेट नहीं किया, बस इतना ही किया है मैंने। अब ये क्यों किया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चाहूँ तो मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन उससे कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसीलिए मैंने ग्रुप बनाया है, ठीक है। और इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसमें नहीं करना है मुझे क्योंकि ये चार्जेस का लेजर है, ठीक है। और इस जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और यहाँ पर भी एज यूजर डिफाइन वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से सेम जितने भी एक्सपेंसेस के लेजर होंगे आप बना लेंगे। मेनली आपके ये दो वाउचर टाइप बनेंगे, एक परचेस का एक सेल का, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी जो सेल्स के कॉमन लेजर होते हैं वो आप बना लेंगे, जैसे सॉरी इसमें नहीं, जैसे देखिए लेजर्स में एक तो आप बनाएंगे अपना जो ब्रोकर है उसका लेजर बनाएंगे, अंडर उसे सन्ड्री क्रेडिटर कर सकते हैं, बैंक भी कर सकते हैं, ऐसे क्रेडिटर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक उसका नाम लिख लेंगे, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर करते हुए उसकी लेजर क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, बाकी अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं इसके साथ, मानकर चलिए शेयर मार्केट में भी काम कर रहे हैं और आप बिजनेस भी चला रहे हैं अपना, तो जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी लेजर्स हैं, स्टॉक्स हैं, वो तो आप अपने बनाएंगे, वो आपको पता ही होगा। और वो मेरा इस वीडियो का पार्ट भी नहीं है, इसीलिए इसमें मैं वो सारी चीज़ें डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका काम सिर्फ शेयर मार्केट का है तो आप जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप इस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन साथ में अगर बिजनेस भी है तो आप यही सारी चीजें करेंगे। बिजनेस का जो काम है वो आप अलग से अपना करेंगे, जो भी बिजनेस से रिलेटेड लेजर्स होंगे वो आप अपने से देख लेंगे कैसे बनाना है। नहीं समझ में आया तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, लेजर्स मैंने सारे दिखाई दिए, जो जो मैंने लेजर्स बनाए हैं वो सारे मैंने वाउचर्स के अंदर आपको दिखाई दिए, वही सारे लेजर्स मैंने यहाँ बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ खास नहीं बनाना है। परचेज का एक कॉमन जो आपका लेजर रहता है वो रहेगा, सेल का कॉमन लेजर रहेगा, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने वहाँ पर आपको दिखा दी हैं, ठीक है। एक चीज़ रहेगी यहाँ पर, सॉरी ये भी तो मैंने दिखाई दिया, शेयर मार्केट सेल करके ये भी मैंने दिखाई दिया था आपको। तो लेजर्स आपको समझ में आ गए कि कितने बनाने हैं। एक परचेज का बनाना है शेयर मार्केट के लिए, एक सेल का लेजर बनाना है शेयर मार्केट के लिए, और जितने चार्जेस हैं उनके लेजर दोनों के लिए अलग अलग बनाने हैं। और कैसे बनाने हैं वो आपने देख लिए। फिर आपको क्रिएट में ही जाना है, मैं अल्टर में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैंने बना रखा है। फिर मुझे एक गोडाउन बनाना है, ठीक है। ये देखिए यहां पर शेयर मार्केट नाम से गोडाउन बनाना है। मैं चाहता तो यहां पर ये भी कर सकता था, थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस को यस कर सकता था, ठीक है। लेकिन मैंने जानबूझकर यस नहीं किया क्योंकि इससे एक दिक्कत आ रही है, पी&एल में जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो स्टॉक है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस में नहीं दिखाई देगा। अगर आप इसे यस कर देंगे तो पी&एल में जब आप चेक करेंगे तो वहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वहां पर आपको जो भी शेयर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो नहीं दिखाई देंगे, अगर वो सारे शेयर्स आपने इस गोडाउन के अंदर चूज किए हुए हैं एंट्री के टाइम, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पर अभी इसे यस नहीं किया, मैंने नो ही किया है, ठीक है। आपको सिंपली एक गोडाउन बनाना है शेयर मार्केट का, और जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसी तरीके से सेटिंग्स रखनी है। अब ये गोडाउन किन के लिए है, जो लोग बिजनेस भी करते हैं, मानकर चलिए शेयर मार्केट में भी काम कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये गोडाउन रिलीवेंट है, ठीक है। क्योंकि उनको वहां पर बायफर्केट करना पड़ सकता है, स्टॉक जो अपना बिजनेस का उसे अलग छाटना पड़ सकता है, और शेयर मार्केट के जो स्टॉक्स हैं उन्हें अलग छाटना पड़ सकता है। लेकिन जो लोग का काम ही है सिर्फ शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करना, इन्वेस्टमेंट वगैरह करना, तो उनके लिए ये गोडाउन बनाना जरूरी नहीं है। नहीं भी बनाएंगे कोई बात नहीं, बना भी देंगे कोई बात नहीं, नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो मैंने अभी तक बताई वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। हाँ, उसमें भी एक अंतर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसमें वही सारी चीज आपको सारी करनी पड़े। उसमें भी एक अंतर हो सकता है कि अगर मानकर चलिए आपका प्रॉपर काम ही यही है तो आप चाहें तो वाउचर नहीं भी बना सकते हैं, आप उसी वाउचर में भी वही सारी काम को कर सकते हैं जो बाई डिफॉल्ट दिया रहता है। पहले मैं एक मिनट वो दिखा दूं, जैसे क्रिएट में जाते हैं, सॉरी अल्टर में, वाउचर टाइप, यहाँ पर जैसे सेल्स का जो नॉर्मल वाउचर दिया रहता है बाई डिफॉल्ट टैली की तरफ से, आप चाहें तो इसी में मॉडिफाई करके ये ऑप्शन को एक्टिवेट करके आप चाहें तो यहाँ पर जो नॉर्मल सेल्स का लेजर है वो चूज करते हुए नीचे जो भी चार्जेस के लेजर हैं वो लेकर आप यहाँ पर भी वो सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, और उसी तरीके से परचेज में भी कर सकते हैं। लेकिन वो कौन कर सकते हैं, जिनका काम है सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है।
लेकिन मैं यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग दिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं एक ऐसा रास्ता लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर जिसमें आप अगर दोनों में से कोई भी हो तो आप अगर इस तरीके से भी बना लेते हैं तो दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम आसानी से कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? जो लोग पूरा काम शेयर मार्केट में ही करते हैं वो चाहे तो इजी रास्ता भी अपना सकते हैं, सेल्स का नॉर्मल लेजर यूज कर सकते हैं, सेल्स वाउचर टाइप का जो नॉर्मल वाउचर टाइप है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गोडाउन नहीं भी बनाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं दोनों के लिए अलग अलग बताऊंगा तो हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। इसीलिए मैंने एक ऐसा रास्ता चुना ताकि मैं उस रास्ते के थ्रू बताऊं तो दोनों का काम सॉल्व हो जाए, अगर इस तरीके से आप एंट्रीज वगैरह करते हैं तो। आ जाइए अब स्टॉक आइटम में। गोडाउन तक आपने समझ लिया। स्टॉक आइटम देखिए, जो भी शेयर आप परचेज करेंगे उसका जो भी नाम होगा वो आप टाइप कर लेंगे नेम में, और जिस स्टॉक एक्सचेंज से आपने परचेज किया है बगल में वो भी मेंशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ग्रुप चूज करेंगे शेयर का। ये भी मैं बता रहा हूँ, ये भी उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग बिजनेस भी साथ में करते हैं, लेकिन आप भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शेयर अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यस होगा, ठीक है। यूनिट में पीस डाल देंगे और जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है प्रीवियस ईयर का वो आप यहां पर डाल सकते हैं, ठीक है। या मानकर चलिए जिस डेट को आप टैली में काम कर रहे हैं उससे पहले का कोई स्टॉक वगैरह है, उसकी एंट्री आप पास नहीं करना चाहते, डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मानकर चलिए दूसरा स्टॉक है वो भी इसी तरीके से सेम डलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको जो मास्टर्स होते हैं वो क्रिएट करना आ गया, आपको वाउचर टाइप क्रिएट करना आ गया, आपको लेजर क्रिएट करना आ गया, कौन से लेजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो पता चल गया, स्टॉक आइटम क्रिएट करना आ गया, गोडाउन क्रिएट करना आ गया। अब बस काम है एंट्री का, बाकी कुछ काम नहीं है। आ जाइए हम देख लेते हैं एंट्री कैसे की है मैंने। आपको एंट्री तो करनी है वाउचर टाइप में जाकर। आपको क्या करना है, सेल्स को जैसे आप चूज करेंगे जब सेल्स करना होगा, लेकिन सबसे पहले तो हम परचेज करते हैं। तो मानकर चलिए परचेज, यहाँ पर शेयर मार्केट परचेज इसे चूज करना है जो मैंने वाउचर बनाया है, ठीक है। अगर वो लोग जो लोग पूरा काम शेयर मार्केट में ही करते, फुल टाइम शेयर मार्केट में काम करते हैं, अगर वो लोग नॉर्मल ये जो पहले से दिया हुआ रहता है वाउचर उसमें ही कर रहे हैं तो फिर ये सब चुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पूरा मेरी तरह कर रहे हैं सारी चीजें तो फिर आप शेयर मार्केट परचेज को चूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर नीचे देखिए जो भी मैंने वहाँ पर लेजर्स लिए थे एक्सपेंसेस के वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। वहाँ पर लेने का यही मकसद था कि मुझे बार बार चूज करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, या ऑटोमेटिक आ जाए। और ये सारी एंट्रीज आपको किस में होगी, आइटम इनवॉइस मोड में होगी। यहाँ पर जब आप चेंज मोड में जाते हैं ना, यहाँ पर देखिए आइटम इनवॉइस है, इसमें ही सारी एंट्रीज आपको करनी है क्योंकि आपको क्वांटिटी वाइज अपने स्टॉक को मेंटेन रखना है, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने सिखाया है उसमें एक बार क्वांटिटी वाला भी सिखाया, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग था इससे, और बाकी मैंने नॉर्मली जर्नल वॉचर का यूज करते हुए सिखाया है। ये बहुत आसान तरीका, अगर आप इसे समझ जाते हैं तो। इसमें आपको एंट्री करनी है। यहाँ पर क्या करना है, सप्लाई एंड इनवॉइस नंबर में जो कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है जो आपको हर ब्रोकर के द्वारा मेल आईडी पर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे ही आप स्टॉक सेल या बाय करते हैं इवनिंग तक आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट नोट या नेक्स्ट डे तक आपके पास वो पहुंच जाता है मेल पर। वहां से डाउनलोड करके जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर वो डालेंगे, डेट डाल देंगे और यहाँ पर भी वही डेट डाल देंगे, और पार्टी अकाउंट नेम में जो ब्रोकर है वो डालेंगे। इस तरीके से एंट्री पास करेंगे। सेल की अगर एंट्री पास करनी है तो यहाँ पर चले जाएंगे शेयर मार्केट में, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इस तरीके से शेयर मार्केट वाला जो है ऑप्शन इसी में जाना है, ठीक है। अब आइए मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे पास की है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आएंगे, अकाउंट्स बुक में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे परचेज रजिस्टर, पहले परचेज देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से एंट्री पास हुई है, कितनी सिंपल है। जैसे एक इंसान अपने दुकान पर कोई माल खरीदता है या बेचता है, जस्ट लाइक उसी तरीके से सारी एंट्री हो रही है। डेट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर हो गया। नॉर्मली आप क्या करते हैं, इनवॉइस का जो नंबर है इनवॉइस नंबर वो डालते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नंबर डाला। पार्टी अकाउंट लेते हैं, जो भी आपका पार्टी जैसे आप माल खरीदते हैं, यहाँ पर आपने एंजल वन डाला। परचेज ऑफ स्टॉक का जो लेजर था जो मैंने बताया था, जो मैंने आपको दिखाया भी वाउचर टाइप के अंदर, फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ अगर याद नहीं है तो। ऐसे वीडियो रिवाइंड करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरीके से बनाया था, ये यहाँ लिया, यहाँ पर जो भी स्टॉक का स्टॉक आइटम बनाया वो लिया, क्वांटिटी ले ली,
और गोडाउन हमेशा वो लेना है जो शेयर मार्केट का मैंने बताया है। ये किनके लिए, खास करके ये उन लोगों के लिए जो लोग बिजनेस भी करते हैं, साथ में दूसरा कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, ठीक है, खास करके उनके लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर रेट वगैरह डाल देंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट में रेट लिखा रहेगा। और फिर जो चार्जेस होंगे यहाँ पर मैनुअली आप डालेंगे। ये जो चार्जेस है ये ऐड ऑन हो जाएंगे, जो प्राइस है ना उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 24 रुपया 40 पैसा, ये याद रखिएगा 24 रुपया 40 पैसा पर शेयर का कीमत है यस बैंक का। देखिएगा चार्ज ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री मैंने की है AFIL की। थर्ड एंट्री मैंने नॉर्मल जो मैं अपना बिजनेस करता हूँ, जीन्स वगैरह बेचता हूँ, उसकी एंट्री की है, या परचेज करता हूँ उसकी एंट्री की है। ये परचेज की एंट्री है नॉर्मल जीन्स की, ठीक है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि अगर हमें कभी छांटना हो, जैसे यहाँ पर तो दोनों दिख रहे हैं, हमें वो नहीं देखना हो, तो सबसे पहले तो आप पीरियड डालेंगे। जिस पीरियड का आपको चेक करना है, मानकर चलिए 1/8 से लेके 31/8 तक आपको चेक करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। वाउचर टाइप में जाएंगे, मान लीजिए आपको बिजनेस से रिलेटेड जितने भी आपके परचेज है वही चेक करने हैं, तो परचेज वाउचर चूज करेंगे, तो जितने परचेज बिजनेस से रिलेटेड है वो आएंगे। अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड चाहिए तो शेयर मार्केट चूज करेंगे, तो फिर वो बिजनेस का जो है वो नहीं आएगा परचेज। इस तरीके से कर सकते हैं। सेल में भी सेम केस है, यहाँ पर वाउचर टाइप में चेंज कर सकते हैं पीरियड्स डाल के। यहाँ पर देखिए फिर मैंने सेल भी किया है, सेल भी इसी तरीके से होगी, देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पार्टी नेम आएगा, शेयर मार्केट सेल का जो लेजर है वो आएगा, फिर स्टॉक का नाम आएगा, क्वांटिटी रेट वगैरह आएगा और चार्जेस ऐड ऑन होंगी, ठीक है। लेकिन इसकी जो चार्जेस है ये इसमें ऐड नहीं होंगी। और इसकी चार्जेस के केस में देखिए मैंने माइनस का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं माइनस का यूज़ है, ठीक है। पहले माइनस डालेंगे फिर वैल्यू डालेंगे। ये हो गया, यहाँ तक एंट्री हो गई। अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि जीएसटी रिपोर्ट पर इसका कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और आपका जो नॉर्मल बिजनेस है जैसे मैंने बताया, तो जीएसटी पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स भी आपकी 0 हैं, और यहाँ पर जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है B2C स्मॉल, यहाँ पर ये नॉर्मल सेल रिफ्लेक्ट हो रही है जो मैंने जीन्स की है, ठीक है। परचेज में भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये जितनी भी मैंने एंट्रीज बताई अभी, ये सारी जो एंट्रीज बताई ये डिलीवरी के केस में है। अभी मैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है, मैंने आज तक कभी किया नहीं है। मैंने इंट्राडे और डिलीवरी में ही काम किया है, तो इंट्राडे की बाद में बात करते हैं। वो तो बहुत इजी चीज़ है, उसके रिगार्डिंग तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है। लेकिन अभी जो मैंने एंट्रीज सारी बताई हैं, चाहे परचेज या सेल की, सारी कौन सी बताई हैं? डिलीवरी की। याद रखिएगा, एक दिन से ज़्यादा जिस स्टॉक को आप होल्ड कर रहे हैं उसकी मैंने बताई। अब चाहे वो लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, उससे मतलब नहीं है। आप उसे बिजनेस की तरह ट्रीट करें या कैपिटल गेन की तरह ट्रीट करें, इससे भी मतलब नहीं है, एंट्री सेम ही होंगी, ठीक है। यहां पर देखिए, मतलब जीएसटी रिपोर्ट पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कराया है, ठीक है। मैंने जीएसटी एप्लीकेबल नहीं कराई थी लेजर्स के अंदर, आपने देखा होगा। यहां पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं सारी चीजें इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि जीएसटी पर उसका इफेक्ट पड़ेगा तो क्या करेंगे। तो मैंने क्योंकि प्रैक्टिकली सारी चीजें खुद चेक की हैं, उसी के बाद आपको मैं सारी एंट्रीज बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखिए जीन्स की एंट्री है, परचेज में भी देखिएगा तो आपको परचेज की ही एंट्री मिलेगी, ठीक है। अब आ जाइए, सबसे पहले आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नहीं, उससे पहले आप स्टॉक समरी में आ जाइए। स्टॉक समरी में देखिए आपको यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है शेयर। ये जो शेयर मैंने बनाया था ग्रुप, क्यों बनाया था? ताकि बिजनेस का स्टॉक अलग दिखे, और इसका जो भी स्टॉक होगा, अगर आप जब स्टॉक आइटम बना रहे हैं उसमें ग्रुप अगर आपने शेयर चूज कर रखा है और ग्रुप बनाते वक्त शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड को यस किया है, तो आपको इस शेयर ग्रुप के अंदर सारे स्टॉक दिखेंगे और उनका जो टोटल है वो आपको बाहर दिखेगा। और यहां पर देख सकते हैं AFIL को बाय किया था फिर सेल कर दिया, तो यहां पर वो क्या हो गया? 0 हो चुका है, ठीक है। और जो यस बैंक है वो सिर्फ बाय किया, सेल नहीं किया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उसका जो स्टॉक है वो दिख रहा है। और यहाँ पर जो उसके ऊपर चार्जेस लगी थी वो भी एड ऑन हो चुकी है। 24 रुपया 40 पैसा मैंने बोला था, यहाँ पर है 24 रुपया 43 पैसा, ठीक है।
ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर मैं वो जो थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस चूज कर लेता गोडाउन के अंदर, तो फिर एक दिक्कत आती, मतलब वो P&L में दिक्कत आती। इस स्टॉक समरी में तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर तो क्या होता है कि अगर मैं वो चीज़ कर दूं, जैसे मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, तो मुझे क्या करना होगा, बेसिस ऑफ वैल्यू में जाकर यहाँ पर ये ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ 0 हो गया क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। अदरवाइज अगर मैंने जो गोडाउन बनाया था शेयर मार्केट का, उसमें थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस यस किया होता, तो यहाँ पर क्या होता कि शेयर के अंदर जो भी 220 क्वांटिटी वगैरह दिख रही है वो नहीं दिखती, वो तभी दिखाई देती जब बेसिस ऑफ वैल्यू में जाकर मैं जो थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस है उसे यस करता। ठीक है, अदरवाइज नहीं दिखाई देती। ठीक है, और इसका अफेक्ट P&L में भी पड़ता, वहां भी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो नहीं दिखता, जिसके कारण जो मेरा प्रॉफिट है वो लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता था। ठीक है, अब आ जाइए P&L में। अब देखिए, आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि सर हम जब बिजनेस का जब इनकम टैक्स में बना कर देंगे रिटर्न वगैरह, तो सेल तो इसमें मिल गई है हमारी शेयर की भी और बिजनेस की भी, तो हम उसे छांटेंगे कैसे? तो देखिए, यहाँ पर जो बिजनेस से रिलेटेड सेल है वो यहाँ पर इसमें सेल्स के अंदर है। ठीक है, जो भी आप सेल करेंगे बिजनेस से रिलेटेड, और जो शेयर मार्केट से रिलेटेड सेल है वो सारी शेयर मार्केट सेल करके जो ये आपका बना हुआ है ग्रुप, इसके अंदर है। ठीक है, तो आप इसे यहाँ से इजिली से मतलब डिवाइड कर सकते हैं। परचेज के केस में भी सेम है। परचेज ऑफ स्टॉक किसका है? ये आपका परचेज ऑफ स्टॉक जो है शेयर मार्केट का है, और ये जो परचेज है ये जो आप नॉर्मल जो अपना बिजनेस करते हैं उसका है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में देखिए जितने भी एक्सपेंस हुए हैं सेल से रिलेटेड, ये सारे आपको यहां दिख रहे हैं, तो ये भी आपको अलग से दिख रहे हैं, इसीलिए मैंने ग्रुप बनवाया था ताकि यहां पर आपको अलग से दिखे, आपको छांटना नहीं पड़े। क्योंकि अगर आप ग्रुप नहीं बनाते तो सब अलग अलग हो जाते, फिर आपको मैनुअली बैठकर छांटना पड़ता है। ऐसे आपको सारा यहीं पर एक ही जगह दिख रहा है, एक ही ग्रुप के अंदर, कि टोटल इतना एक्सपेंस हुआ है, चाहे किसी भी हेड में हुआ हो। ठीक है, किसी भी तरह का एक्सपेंस हुआ इतना ही हुआ है। ठीक है, एक जगह दिख रहा है। तो ये भी सारा क्लियर हो गया कि कैसे छांटना है। अब आइए, अब आप बोलेंगे कि सर यहां पर तो मेरा एक दिक्कत आएगी सर, कि जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो मैं कैसे छांटूंगा? तो जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक में आएंगे तो यहाँ पर देखिए शेयर का स्टॉक अलग दिख रहा है, जो नॉर्मल बिजनेस का स्टॉक है वो अलग दिख रहा है। एक भी कोई अलग हो गया, मान लीजिए शेयर का आपको पता चल गया कि इतना स्टॉक है, तो बाकी रेस्ट बचा हुआ तो बिजनेस का होगा ना। ठीक है, तो ये भी आपको हो गया। दिक्कत कहाँ आएगी? सिर्फ प्रॉफिट में आएगी। प्रॉफिट आपकी दोनों मर्ज हो चुकी है, तो ये उन लोगों के लिए दिक्कत नहीं है जो लोग इसको बिजनेस मानते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि जो शेयर मार्केट में मतलब वो ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां से की गई इनकम, इंट्राडे और ऑप्शंस वगैरह को छोड़कर डिलीवरी की बात कर रहा हूं, ये जो इनकम है मेरी बिजनेस इनकम है, तो फिर प्रॉफिट अगर साथ में इंक्लूड भी हो रही है तो क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंक्लूड करके हम दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो लोग इसे कैपिटल गेन की तरह ट्रीट करते हैं, उन्हें तो ये चाहिए ना कि बिजनेस की प्रॉफिट क्या है और कैपिटल गेन में कितना मुझे मतलब प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, जो भी है। तो देखिए, इसका एक सॉल्यूशन तो मैं आसान सा दे देता हूं कि जब आप पूरा साल खत्म हो जाए तो ब्रोकर का जो रहता है आपका डीमेट अकाउंट, वहां पर जाकर आप टैक्स P&L निकाल लेंगे, और P&L निकाल लेंगे, उससे आपको टर्नओवर भी पता चल जाएगा और साथ में प्रॉफिट भी पता चल जाएगी। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कितनी है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कितनी है, सब पता चल जाएगा। तो वो आप यहाँ पर माइनस कर देंगे इसके अंदर, ये जो प्रॉफिट लिखी हुई है, तो आपको बिजनेस की प्रॉफिट पता चल जाएगी। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि आप वो काम नहीं कर रहे हैं, तो तब तक आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक में आना है, शेयर में जाना है। अब यहाँ आप इसके अंदर पहुंच गए, इसके अंदर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जितना भी पीरियड है पहले पीरियड डाल लें, मान लीजिए 1/4 से लेकर 31/8 तक। ठीक है, आप पूरे साल की पीरियड डाल लें। उसके बाद यहां पर क्या कर देंगे, आप शो प्रॉफिट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप शो प्रॉफिट करेंगे, आप देखिए ये तो अभी मैंने सिर्फ खरीदा है, बेचा थोड़ी ना है, तो बेचा नहीं है तो प्रॉफिट कैसे होगी? ठीक है, जो खरीद कर बेचा उसमें ना प्रॉफिट हो सकती है। अब यहां पर देखिए, तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट दिख रही है, 297 रुपया 53 पैसा मुझे प्रॉफिट हुई है। परसेंटेज के हिसाब से भी आपको दिख रही है। ये आप अपना जो निकालेंगे ब्रोकर का जो मैंने बताया स्टेटमेंट वगैरह P&L वगैरह, उससे मैच कर सकते हैं सही है कि नहीं।
इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, कई बार अठन्नी चवन्नी का अंतर हो जाता है, 1 रुपए का अंतर हो जाता है, क्योंकि चार्जेस में ऊपर नीचे हो जाता है, तो डिफरेंस इतना आता है, ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन आपको जो प्रॉफिट वगैरह दिखानी है, हमेशा ब्रोकर के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है, अगर 2 4 5 10 रुपए का अंतर है तो उन्हीं की दिखाएं। ऐसा नहीं कि फिर अपनी दिखा दें। इनकम टैक्स रिटर्न में उन्हीं के द्वारा जो दी गई प्रॉफिट है वही दिखानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि कैसे आपको प्रॉफिट निकालनी है। और ये जो प्रॉफिट है 297 रुपये 53 पैसा, ये याद रखिएगा, इस प्रॉफिट के अंदर आपका जो एक्सपेंस है वो माइनस नहीं किया गया है। यानी जो आपको सेल करते वक्त एक्सपेंस लगा, जो 6 7 रुपया लगा था, जो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिख रहा था, वो माइनस नहीं किया गया है। उसमें से जो मतलब माइनस हो सकता है, जैसे अगर आप इसे बिजनेस मानते हैं तो पूरा माइनस होगा, अगर आप इससे कैपिटल गेन की तरह ट्रीट करते हैं तो फिर डिपेंड करता है उसमें। अभी मुझे फिलहाल तो पूरी तरीके से याद नहीं है, उसमें कुछ 2 ही 3 एक्सपेंस माइनस होते हैं, सारे माइनस नहीं होते। जैसे एसटीटी माइनस नहीं होता है कैपिटल गेन, अगर इससे आप मानते हैं तो। इसी तरीके से कुछ और भी हैं, जैसे ब्रोकरेज वगैरह भी शायद माइनस नहीं होती है। 1 2 चीजें हैं जो माइनस होती हैं, ठीक है। ये चीज आप यहां से भी निकाल सकते थे। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में अकाउंट्स बुक्स में जाकर सेल्स का जो रजिस्टर है, यहां पर अगर आप इसे कर दें, सिर्फ शेयर मार्केट वाला कर दें और यहां पर शो प्रॉफिट कर दें, तो भी आपको दिखेगा, लेकिन डिफरेंस आएगा यहां पर। यहां पर क्या डिफरेंस आएगा, देखिए 290 रुपये 60 पैसा दिख रहा है। यहां पर जो चार्जेस हैं उसे डिडक्ट करके दिखाया जा रहा है कि आपके पास इतना प्रॉफिट बचा है। तो फ्रेंड्स आप बताइए, अगर मैं बात करूं डिलीवरी की, कि अगर आप कोई स्टॉक को डिलीवरी में बाय करते हैं या सेल करते हैं तो कितना आसान है। जैसे आप परचेज और सेल की एंट्री करते हैं अपने बिजनेस में, उसी तरीके से एंट्रीज करेंगे। आपको ये जो छांटना है, जो भी चीज मैंने बोली छांटने के लिए, ये कब छांटना है आपको, पूरे साल के अंत में, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे। जीएसटी वगैरह में तो इसका कोई मतलब नहीं है। और नॉर्मली आपको प्रॉफिट देखनी है तो आप, जैसे मैंने अभी बताया तरीका देखने का, देख ही सकते हैं। और आपको ब्रोकर अकाउंट में भी पता चल ही जाता है कि आपने क्या प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। इसमें आने की भी जरूरत नहीं है। तो कितना आसान होगा आपके लिए एंट्री करना। सेम जैसे परचेज सेल की एंट्री होती है, सेम उसी तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। और साथ में आपको ये तक पता चलेगा, जब आप स्टॉक समरी में जाकर देखेंगे तो आपके पास कितनी क्वांटिटी में कौन सा स्टॉक है। अदरवाइज जैसे जर्नल वॉचर के थ्रू एंट्री करते हैं तो वहां पर आपको स्टॉक की क्वांटिटी वगैरह नहीं दिखती है। उसमें क्या होता है ना कि एक ही स्टॉक को आपने 10 बार परचेज किया अलग अलग रेट में, तो अब क्या होता है जब सेल करते हैं तो सबसे पहले जो परचेज किया वो सेल होता है, ठीक है, डिलीवरी के केस में। तो अब उसके हिसाब से हमें चेक करना पड़ता है कि कितनी प्रॉफिट हुई है नहीं हुई है, तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आप बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट करते हैं और रेगुलर बेसिस पर करते हैं, मतलब बेचना खरीदना करते रहते हैं। 2 दिन हुआ बेच दिया, 2 दिन हुआ खरीद लिया, एक ही स्टॉक को 20 बार खरीदा 20 बार बेचा, तो वहां पर एंट्रीज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन अगर इस तरीके से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रॉफिट खुद निकालेगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप में सभी बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जब इतना बता ही दिया कि डिलीवरी के टाइम पे इस तरीके से एंट्री करनी है, तो हमें ये भी बता दीजिए कि इंट्राडे के टाइम पर जब हम मान लीजिए एंट्रीज करना चाहेंगे टैली के अंदर तो कैसे करेंगे। ऐसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, डिलीवरी के केस में आपको स्टॉक का लेजर वगैरह बनाना पड़ेगा, स्टॉक आइटम वगैरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंट्राडे में ये सारी चीजें करते हैं तो वहां पर तो आपने एक दिन में खरीदा और एक ही दिन में बेच दिया, ठीक है। अब जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाए ब्रोकर के थ्रू, शाम तक आ जाता है या हार्डली आपके पास दूसरे दिन तक पहुंच जाता है। नहीं पहुंचने पर आप मेल वगैरह कर सकते हैं या स्टेटमेंट डाउनलोड करके वहां से भी ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको सिर्फ इतना ही पता करना होता है ना कि मैंने प्रॉफिट कितनी कमाई, क्योंकि अभी तो आपके पास स्टॉक पहुंचा थोड़ी ना, आपने लिया और आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आया, आपने सेल कर दिया। तो इस केस में क्या है कि सिर्फ आपको प्रॉफिट बुक करनी होती है, यहां पर कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना होता है, ठीक है। कोई स्टॉक का लेजर, स्टॉक आइटम कुछ नहीं बनाना होता है। सिर्फ आपको अपनी जो भी प्रॉफिट हुई है या लॉस हुआ है, जो भी हुआ है, वो आपको रिकॉर्ड करना होता है टैली के अंदर। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको कोई परचेज सेल का जो वाउचर उसका यूज नहीं करना है, जर्नल वाउचर का यूज करना है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस भी करते हैं, अदर बिजनेस भी करते हैं, तो यहाँ पर आप एक वाउचर अलग से बना सकते हैं, शेयर मार्केट जर्नल, ठीक है। ठीक इस तरीके से बना लेंगे, आ जाएंगे यहां पर जर्नल में। जैसे जाएंगे शेयर मार्केट जर्नल, इसी में आपको जाना है और आपको कुछ नहीं करना है।
आपको सिंपली जो भी आपको प्रॉफिट हुई है या लॉस हुई है उसे बुक करना है। आपको क्या करना है, जैसे यहां पर अगर आपको हुई है प्रॉफिट तो आपको करना है एंजल वन को डेबिट। मान लीजिए 100 रुपए से प्रॉफिट हुई है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, और चार्जेस लगी हैं 100 रुपए की प्रॉफिट तो ही, आप चार्जेस आपने काटी नहीं है, चार्जेस आपको दिखानी है। मान लीजिए एसटीटी चार्जेस ऑन सेल, ये मान लीजिए हुई आपको 4 रुपए की। फिर एसटीटी चार्जेस ऑन अदर चार्जेस ऑन सेल 2 रुपए की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कुछ भी, ठीक है। अब यहां पर मुझे प्रॉफिट हुई है, ठीक है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस भी लिख सकता हूं, एक लेजर भी यूज कर सकता हूं, अलग अलग भी बना सकता हूं, ठीक है। अगर मानकर चलिए आप इसे बिजनेस दिखाते हैं, इस इनकम को बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, है तो ये बिजनेस ही इनकम, तो आप इसे डाल देंगे डायरेक्ट इनकम, ठीक है, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अदरवाइज आप इसे कैपिटल लेजर में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न के टाइम तो हम अपने हिसाब से छाट ही लेते हैं, कुछ भी जो भी जहां पर डालना होता है हम अपने हिसाब से डाल ही देते हैं, ठीक है। 106 रुपये मान के चलिए 106 रुपये की प्रॉफिट हुई है, लेकिन एक्चुअल तो आपको 100 रुपया ही मिला, 106 रुपये तो नहीं ना मिलेगा, एक्चुअल तो मिलेगा आपको 100 रुपया। तो बस इस तरीके से आपकी एंट्री होगी, 100 रुपये आपके मतलब ब्रोकर के अकाउंट में ऐड ऑन हो जाएगा, ये हो गई एंट्री। अब इसके अलावा मानकर चलिए कोई ब्रोकर जैसे डीपी चार्जेस वगैरह होती है कि आपने जो भी उनके द्वारा बाय किया तो 23 रुपया 60 पैसा इस तरीके से सेल के ऊपर लेते हैं, हर ब्रोकर का अलग होता है। ऐसे नॉर्मली जहां तक मुझे ध्यान है 20 रुपया प्लस जीएसटी होती है 18%, ठीक है, तो 23 रुपया 60 पैसा होता है। तो मानकर चलिए ये आपका काटता है, जैसे उनके वॉलेट में कुछ पैसा है उसके थ्रू काटे या बाद में काट ले। अगर आपने एंजल वन को बैंक के अंडर रखा होता लेजर तो फिर आपको यहाँ पर चूज करने देता, अदरवाइज आपको जर्नल वॉचर में जाना है, यहाँ पर इसी में जाकर कर सकते हैं एंट्रीज। यहाँ पर क्या कर देंगे, जो भी आपका डीपी चार्जेस, मान लीजिए डीपी चार्जेस, ठीक है, ये शेयर मार्केट का जो था ना मैंने बनाया था, शेयर मार्केट एक्सपेंस करके एक बनाया था मैंने, शेयर मार्केट चार्जेस, इसके अंदर डाल देंगे अगर आप पीएनडल में डालना चाहते हैं, अदरवाइज आप कैपिटल में भी डाल सकते हैं, ठीक है। कैपिटल में उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनका काम पार्ट टाइम है या जो इनको कैपिटल गेन में दिखाने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए 23 रुपया 60 पैसा टू एंजल वन। इसी तरीके से जो भी चार्जेस हैं, कई बार प्लेज वगैरह के चार्जेस लग जाते हैं, कई बार इंटरेस्ट लग जाता है, तो उसका लेजर बना के इसी तरीके से एंट्री कर लेंगे। तो आपको ये सारी एंट्री समझ में आ गई कि किस तरीके से करनी है फ्रेंड्स। अगर इसी जगह आपको लॉस हो जाए, मानकर चलिए इंट्राडे में आपको लॉस हो गया, जैसे अभी मैंने प्रॉफिट का केस बताया, इसी तरीके से अगर लॉस हो गया तो आपको करना क्या है कि ये जो चार्जेस हैं वो तो डेबिट रहेंगे यानी बाय में रहेंगे, ये जो इंट्राडे प्रॉफिट करके जो मैंने लेजर बनाया है जिसे मैंने क्रेडिट किया है यानी 2 में डाला है, इसे आपको डेबिट करना होगा और जो ब्रोकर है उसे आपको क्रेडिट करना होगा, सिर्फ डिफरेंस ये होगा। और यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप अलग अलग ये लेजर यूज करते हैं प्रॉफिट और लॉस के लिए, तो फिर जो लेजर आप जिसके लिए यूज करते हैं वो लेजर चूज करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट वाला, लॉस होगा तो लॉस वाला। तो इंट्राडे का तो आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से एंट्री करनी है, क्योंकि इंट्राडे का तो सेम डे में होता है, तो इसी तरीके से एंट्री होगी, कोई लेजर वगैरह अलग से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नरेशन में आप सारी डिटेल्स लिख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मानकर चलिए आप बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं डिलीवरी में जो आप स्टॉक्स बाय या सेल करते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मानकर चलिए आप उसे एज ए कैपिटल गेन की तरह ट्रीट करते हैं, तो उस केस में क्या है कि जब आपको ईयर एंड में जब आप स्टेटमेंट निकालेंगे अपने ब्रोकर के थ्रू, तो वहां पर जो भी आपको रिफ्लेक्ट हो प्रॉफिट, जैसे एसटीसीजी एलटीसीजी जो भी रिफ्लेक्ट हो, मानकर चलिए आपने 12 महीने के अंदर ही बेच दिया तब तो सिर्फ एसटीसीजी रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन कुछ शेयर अगर आपने लॉन्ग टर्म में भी बेचे हैं, मतलब 12 महीनों के बाद बेचे हैं, तो वहाँ एलटीसीजी भी रिफ्लेक्ट होगा। तो जितना भी प्रॉफिट आपको रिफ्लेक्ट हो वहाँ पर दोनों में अलग अलग, तो आपको करना क्या है, एक एंट्री पास करनी होगी आपको, क्योंकि आपका तो पीएनडल में दिख रहा है आपके बिजनेस इनकम के साथ, तो यहाँ पर आपको उस प्रॉफिट को अलग करना पड़ेगा अगर आप उसे कैपिटल गेन मानते हैं। तो यहाँ पर आपको आना है वाउचर्स के अंदर, जर्नल वॉचर में आना है, नॉर्मल जो जर्नल वॉचर होता है, और यहाँ पर आपको एक एंट्री पास करनी होगी
जैसे आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट है उसे वहां से निकालना है और किस में डालना है, जो एसटीसीजी और एलटीसीजी का जो हेड है उसमें आपको डालना है। तो यहाँ पर आपको अल्ट सी प्रेस करके एक एसटीसीजी, ठीक है, ये लेजर बनाना है, ये ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, तो मान लीजिए एलटीसीजी बना लेते हैं और अंडर कैपिटल अकाउंट रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये ले लेंगे, मान लीजिए 100 रुपये आपको एलटीसीजी हुआ है फॉर एग्जांपल, डेबिट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर, सॉरी मैंने डेबिट किया, गलत किया, यहाँ पर मुझे जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो लेजर है जो बाय डिफॉल्ट रहता है उसे लाना होगा, उसे डेबिट करना होगा 100 रुपये से, और उसके बाद यहाँ पर मुझे एलटीसीजी चूज करना होगा क्रेडिट में, ठीक है। और मानकर चलिए सपोज कीजिए कि 200 रुपये टोटल है, जिसमें से 100 रुपये एलटीसीजी है और 100 रुपये एसटीसीजी है, तो फिर मैं यहाँ पर इस तरीके से उसे अलग कर दूंगा। और ये जो एसटीसीजी है ये भी मेरा किस में क्रिएट होगा, ये भी मेरा क्रिएट होगा आपको अंडर कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आप प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे हेड के अंदर, तो आपका वो वहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हट जाएगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। और यहाँ पर मैं एक सजेशन और दूंगा उन लोगों के लिए जो लोग बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ में शेयर मार्केट भी कर रहे हैं, तो एक चीज और कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट्स हो सकता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो अपना शेयर मार्केट का जो भी एंट्रीज है उसके लिए एक सेपरेट कंपनी बना ले और उसके अंदर सिर्फ शेयर मार्केट की एंट्रीज करें, तो कभी भी वो मिक्सअप नहीं होगा और कोई भी एंट्री को करते वक्त कोई गलती नहीं होगी और सारी रिपोर्टिंग आराम से निकल जाएगी, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा एंट्री आप कर नहीं रहे हैं, तो उसमें कोई मिक्स होने की चांस है नहीं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ लेजर्स को एक्सपोर्ट करके भी, मानकर चलिए आपने दोनों को एक साथ कर दिया, बिजनेस को भी और शेयर मार्केट की एंट्रीज को भी एक साथ कर दिया, और अलग करने में अगर मानकर चलिए आपको दिक्कत हो रही है, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से अलग करने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन मैं भी मान लीजिए आपको कोई उससे बायफर्केट करने में, जैसे प्रॉफिट को बायफर्केट करने में दिक्कत हो रही है, तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं कि जो शेयर मार्केट की एंट्रीज है उससे रिलेटेड जो भी एंट्रीज है उन्हें आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, फिर जाकर एक कंपनी क्रिएट करके वहाँ एक्सपोर्ट करके वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर ना कुछ एंट्रीज और भी पास की हैं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक ये है ना विप्रो का, इसकी एंट्री पास की। देखिए मैंने 2 अलग अलग टाइम पे परचेज किया था, आप देख सकते हैं, और उसके बाद सेल एक साथ किया। कई बार हम पूरा सेल नहीं भी करते हैं, सिचुएशन के ऊपर मैटर करता है। तो यहाँ पर सिंपल एंट्री, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सेम वैसे ही रहेगा। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, जैसे यहाँ पर आप शो प्रॉफिट कीजिएगा तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है 414 रुपये 27 पैसे लॉस हुए हैं, वहां पर शायद था 390 रुपये 80 पैसे, ठीक है, लॉस हुआ है। लेकिन वहाँ चार्जेस अलग थी, जो मेरी परचेज के अंदर जो चार्जेस हैं वो अलग थी, वो मुझे अलग से जोड़नी पड़ती। यहाँ पर क्योंकि मैंने क्या किया है, जो परचेज की एंट्री की मैंने जैसा कि बताया कि मैं चार्जेस इंक्लूड कर देता हूँ, ताकि मेरा जो शेयर का प्राइस है वो क्या आ जाए, चार्जेस के साथ आ जाए, ठीक है। तो वहां पर वो चीजें एक्सक्लूड थी, इंक्लूड नहीं थी, इसलिए 390 रुपये रिफ्लेक्ट हो रहा था। अदरवाइज यही होगा, हाँ 1 रुपया 58-54 का डिफरेंस आ सकता है, वो थोड़ा बहुत आता है, वो तो आप मैनेज कर लेंगे। बाकी सारी चीजें आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी एंट्री प्रॉपरली हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।